हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे 10th बोर्ड का जो टॉपिक है फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको नोट्स वाइज में लिखवाने वाला हूँ, तो आप सभी लिखना। और जो ये टॉपिक होते हैं एनसीईआरटी के 10th के 9th के 8th के, ये टॉपिक सारे जितने भी कंपटीशन होते हैं आजकल, जैसे रेलवे हो गया, रीट हो गया या कोई भी टीचर का एग्ज़ाम हो गया, उनमें आता है। रीट में 60 नंबर का आएगा, 30 नंबर की मैथ आती है और 30 नंबर की साइंस आती है। तो आजकल क्या है, पेपर वाले एनसीईआरटी से सारा कुछ उठाते हैं। तो देखो, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होने वाला है, और जो मैं चीज़ें मोस्ट लगाता हूँ वो पक्का बोर्ड के अंदर आएगी। तो आप समझ लेना कि कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट है, उनको लिख लेना, नोट्स बना लेना। तो पहला आपका चैप्टर है, बुक मेरे पास है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आराम से करेंगे टॉपिक को, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कौन सा पार्ट है? एक। तो देखो, पहले क्या होता है हम रासायनिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको संतुलित किया जाता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो देखो, रासायनिक समीकरण, अब एक चीज आप उससे पहले जानो कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होती है, जितनी भी अवस्थाएं होती है ना, वो परिवर्तित नहीं होती, जैसे रंग, गंध, ताप, स्वाद, ये सारी। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। और पदार्थ वो क्या है, रासायनिक जो होता है पदार्थ, उसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे यदि कोई पदार्थ बन गया है, किसी पदार्थ से कोई नया पदार्थ बना है, तो उस नए पदार्थ से वापस पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक फेमस उदाहरण भी है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती होती है ना, तो मोमबत्ती में जो धागा जलता है ना, वो तो होता है रासायनिक केमिकल रिएक्शन। जबकि जो मोम का पिघलना होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो उसकी अवस्था में कोई चेंज नहीं आता है, वापस मोम से आप क्या बना सकते हो, मोमबत्ती। लेकिन धागा है, उस धागे के जलने के बाद आप धागा प्राप्त नहीं कर सकते, वो है केमिकल चेंज। तो रासायनिक समीकरण को देखो, लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने Mg प्लस O, वेरी इंपॉर्टेंट है, Mg प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये क्या बनाता है, MgO बनाता है, ठीक है। अब देखो, Mg प्लस O2 MgO, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया या मैग्नीशियम रिबन भी बोलते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फेमस इसलिए है क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये श्वेत और पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ठीक है, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि भाई एक रिबन है जिसको जलाने पे श्वेत ज्वाला के साथ या पीली ज्वाला के साथ जलता है, तो वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये वो अभिक्रिया होती है। तो इसमें देखो, यहाँ पे जो चीजें होती है ना, लेफ्ट की तरफ, ये तो होती है अभिकर्मक। क्या होता है ये, अभिकर्मक, या अभिकारक भी बोल सकते हो। जबकि ये क्या होता है, जो बनता है वो होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अभिकर्मक या अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं, ठीक है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक उत्पाद बनाते हैं तो उसको एरो के द्वारा दिखाया जाता है, उत्पाद को तीर के निशान के द्वारा क्या दिखाया जाता है, उत्पाद को दिखाया जाता है। फिर होती है रासायनिक समीकरण, तो ये हो गई। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, सेकेंड क्या है, संतुलित समीकरण करना। ये भी कभी कभी एक नंबर का पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया को संतुलित करें। तो जैसे मैं यही अभिक्रिया ले लेता हूँ या कोई और ले लेता हूँ, जैसे C+O2, ये हमारी काम आएगी। C+O2 CO2, ये कार्बन का दहन है, ये दहन अभिक्रिया का भी उदाहरण, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आ जाए दहन अभिक्रिया उदाहरण लिखो तो ये लिख सकते हो।
जब कार्बन यानी जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो हमें पता है काले रंग की ज्वाला निकलती है या धुआं निकलता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें देखो संतुलित करना है अभी हमें। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कार्बन 1, तो यहाँ पे भी कार्बन 1। तो ये पहले से ऑलरेडी क्या है, संतुलित समीकरण है। फिर आपके जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, जैसे संतुलित अभिक्रिया का। अगर वो पूछ ले तो आप कैसे करोगे उसको? जैसे ये रहा Fe का, जैसे आयरन है Fe प्लस H2O, तो क्या बनाएगा ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन इसको संतुलित करना है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है आयरन 1 और यहाँ पे आयरन क्या है देखो 3, आगे क्या है 3। अब आप ऐसे समझो कि जो भी धातु होती है रासायनिक समीकरण में, उसमें अगर आगे कोई अंक दिया हुआ हो गुणा में, तो वो उसकी संयोजकता या वो कितने परमाणु होंगे, वो 3 होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे भी परमाणु कितने हैं आयरन के, 3 है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे 1 मान सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये तो सही है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो इसका मतलब देखो पहले कौन सी चीज है, ये 4 बनाना है, ये 2 बनाना है, ठीक है। तो पहले हम ऑक्सीजन को 2 बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया 2। अब देखो ये गुणा इससे भी होगा इससे भी होगा, तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन अब 4 हो गए। तो मैं हाइड्रोजन का भी 2 लगा देता हूँ, तो 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गई, ऑक्सीजन भी, लेकिन हमें यहाँ पे 4 चाहिए ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे वापस इसको रफ करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है 4। अब ये तो हो गया सोल्व। अब यहाँ पे आयरन है 3, क्या है आयरन 3, तो यहाँ पे आप 3 लेके देखो, तो आयरन 3 लिया। आयरन 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या है, आयरन 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन 8 है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी 8 है। ये संतुलित हो गई आपकी संख्या। ऐसे आप देख सकते हो वहाँ पे और संतुलित कर सकते हो। पहले पेंसिल से देख लेना, पहले अभिक्रिया लिखना, फिर पेंसिल से आगे ऐसे करके लिख लेना। यदि गलती होती है तो पेंसिल से वापस रबर से मिटो के वापस जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है संतुलित, उसको पेन से लिख देना। तो इस प्रकार से संतुलित अभिक्रिया कर सकते हो आप। फिर आगे पढ़ते हैं, देखो और कभी कभी रासायनिक समीकरणों जो संतुलित करते हैं ना, इसे हिट एंड ट्रायल विधि भी करते हैं, क्योंकि हम मान इनमें सीधे डिजिट पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो इसे हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। ये भी लिख लेना, कभी कभी पूछ ले, अभी तक पूछा तो नहीं है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड भी से बोलता है। जैसे हम मैथ में पुट करते हैं ना हिट एंड ट्रायल विधि मान, तो वैसे तो ये चीजें पता होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण क्या होती है। अब आगे हम चलते हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से हो सकती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारी अभिक्रिया अब हम करेंगे। और इनमें से पक्का सवाल आता है, या संयोजन का आएगा या द्विविस्थापन का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से पक्का पूछा जाता है। अब एक जो समीकरणें होती है उनको लिखने के तरीके भी आपको पता होने चाहिए। यदि मान लो कोई दाब है तो उसे P द्वारा दर्शाया जाता है। यह दाब कुछ भी हो सकता है, जैसे 443 ATP हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे दिया जा सकता है। यदि कोई ताप हो तो ताप को भी सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, या कोई डिग्री सेल्सियस में दिया भी जा सकता है, केल्विन में भी दिया जा सकता है ताप दाब। फिर क्या होता है,
जलीय अवस्था, जलीय अवस्था को AQ से दर्शाया जाता है, किससे? AQ से। फिर ठोस, ठोस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? S से। फिर बात करते हैं द्रव्य, द्रव्य को किससे? लिक्विड से, L से। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। द्रव्य को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठोस को सॉलिड से प्रेजेंट करते हैं, और जलीय चीज होती है उसमें एक्वेटिक, क्योंकि जलीय जीव एक्वेटिक होते हैं तो जलीय अवस्था को भी AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज और है गैस, जो चीजें गैस की अवस्था में होती है उन्हें G से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। जैसे हमने ये पढ़ा था कि भाई Mg प्लस O2 क्या बना था? MgO। क्या बना था भाई? MgO बना था। तो आपको पता है कि इसमें जो Mg है वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु। तो इसे सॉलिड बता सकते हो। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो गैस बना सकते हो इसको। इस प्रकार से आप यहाँ पे ये लिख सकते हो चीजें। अब हम सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वन बाय वन करके, और जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। संयोजन अभिक्रिया, पहली हेडिंग डालो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना है, और बुक में या नोटबुक में आपकी जो भी है उसमें लिखना है। देखो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। C+O2 तो हमें पता है क्या बनती है? CO2। ठीक है, CO2 बनती है। धातु अधातु, जैसे कार्बन गैस गैसीय अवस्था में हो सकता है तो इसे G भी लिख सकते हो। जैसे ये भी G होती है, गैस होती है, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, और कुछ जो अधातु होती है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, तो S भी ले सकते हैं। तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन का दहन करने पे क्या बनता है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम कैसे बनाएंगे परिभाषा कि दो दो अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकर्मक मिलकर या संयोजित होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गए अभिकर्मक, ये हो गए अभिकर्मक, और ये हो गया उत्पाद। लेकिन कैसा? एकल उत्पाद। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया में हम देखेंगे कि इसका फेमस उदाहरण कौन सा है। जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, प्लस H2O, प्लस H2O। तो देखो इससे क्या बनता है? CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। अब ये ट्रिक याद करनी है। देखो इसके अंदर क्या होता है? OH, और हमें पता है H2O जल होता है, इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत जल है, इसीलिए क्या है? बुझ जाएगा। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH की होल ट्वाइस। काफी कंफ्यूजन होती है, पूछा भी जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना बताइए, तो CaO, और ये बुझा हुआ चूना। प्लस इसके साथ क्या निकलती है? उष्मा। क्या निकलती है? उष्मा। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो दो उत्पाद मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये तो दो उदाहरण हो गए। फिर आगे देखो कि भाई ये अभिक्रिया यहाँ से मोस्ट बनेगी। एक अभिक्रिया ये है कि खड़िया चौंक चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की अभिक्रिया लिखो। तो वो देखो कैसे होती है, जो यहाँ पे ही बन रहा है। यदि हम CaOH की होल ट्वाइस, यानी जो चुनना है, ठीक है, भिगा हुआ चुनना है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट,
कहाँ गई 2 CaOCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इसे क्या बोलते हैं, खड़िया, चौंक, पत्थर, संगमरमर, इसी बोलते हैं संगमरमर, चूना पत्थर या खड़िया चौंक आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो सीधा सा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, खड़िया चौंक का सूत्र लिखो, या CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है, या CaCO3 के उपनाम क्या है, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। तो आप ये चीजें बता सकते हो। लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बस सीधी सी है, आएगी तो लिख देना। और ये इनके 2 उदाहरण हो गए। अब देखो भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी, देखो नाम ही क्या है, ऊष्माक्षेपी, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यदि और शुद्ध करना चाहें तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक के निर्माण से जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद के समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यदि सिंपल करो तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके दे रखा है कि प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, और ज़्यादातर प्राकृतिक गैस का दहन पूछते हैं। फिर हमें पता है कि ग्लूकोज का अपघटन होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, उसका अपघटन होता है, तो वो भी अभिक्रिया है। और साग सब्जियों का जो विघटन होता है, कंपोस्ट होता है, उसे भी बोलते हैं। तो देखो पहले तो है प्राकृतिक दहन, फिर है भोजन का या ग्लूकोज का विघटन, ऐसे भी बता सकते हैं ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का विघटन। तीसरी है साग सब्जियों, का विघटन, ये 3 अभिक्रिया है। इनमें मोस्ट कौन सी है, ये अभिक्रिया। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आती है तो उदाहरण के साथ ये लिख देना, प्राकृतिक गैस का दहन। अब आप सबको पता है कि प्राकृतिक गैस क्या होती है, मीथेन। क्या होती है, मीथेन, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। फिर देखो ये गैस है तो इसे G से डिनोट कर देना। फिर हमें पता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन, ये भी गैस है। अब देखो इनसे क्या बनता है, इनसे हमें पता है कोई भी पदार्थ को आप जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनना तो निश्चित है, ये चीज फिक्स है। फिर देखो कुछ मात्रा में इसमें हाइड्रोजन और होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है, तो जल भी निकलता है। क्या होता है, जल वाष्प भी बनती है। तो ये हो गया H2O प्लस, इसके साथ में आपको पता है ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। और जो मैंने अभिक्रिया अभी लिखाई थी आपको पीछे, CaOH की वोल्टवाइज, यानी भुजा व चूने की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसमें भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी अभिक्रिया में आप यहाँ लिख सकते हो, तो वो भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो सकता है। ये जल वाष्प होती है, ये भी गैसीय अवस्था में होती है, ये भी गैसीय अवस्था में होती है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है।
तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज आप जानते हो C6H12O6, और ग्लूकोज मनुष्य के अंदर कहाँ संचित होता है? ग्लाइकोजन के अंदर। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ग्लाइकोजन, जबकि पेड़ पौधों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित रहता है। वापस वही, अब कोई भी विघटन होता है वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होती है वही विघटन करती है इसका, ग्लूकोज का। तो वापस वही चीज बनेगी जो यहाँ पे बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और प्लस क्या बनेगी? ऊष्मा। तो आपको रटना नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, वहाँ पे क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो कौन सी भी आप लिख सकते हो। और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण हो सकते हैं, तो प्राकृतिक दहन, ग्लूकोज, साग सब्जियों का विघटन, और चौथा ऑप्शन कोई और दे देता है। यदि एबेसड आते हैं आपके तो इसे दे सकता है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। अब आगे की जो अभिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे, मैं वन बाई वन करके ना, जैसे आपकी बुक है वैसे ही चल रहा हूँ। फिर आगे देखो क्या है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वियोजन। अब जो वियोजन होती है, वियोजन अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, वो 100% आने की संभावना रहती है कि भाई 100% आ सकता है, क्योंकि अगर पिछली बार द्विविस्थापन नहीं है तो इस बार आएगी पक्का, और अगर द्विविस्थापन नहीं आई है तो विस्थापन आ जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी आपको रटना नहीं है, जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे आपको करना है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन से पहले हम, जैसे आपके हेडिंग है वियोजन, तो वियोजन पढ़ लेते हैं पहले। वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन में एक एग्जाम्पल होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वियोजन अभिक्रिया देखो कुछ नहीं है, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, देखो संयोजन में तो क्या होता है, दो अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है, एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे जो आपके पिछली बार आया वो बताता हूँ, PbNO2 NO3 की होल ट्वाइस, PbNO3 की होल ट्वाइस प्लस कुछ नहीं है, सीधा ताप के ऊपर विघटन है इसका, ताप यानी टेम्परेचर। तो देखो अब क्या बनता है, रटना नहीं है, Pb है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और इसे बोलते हैं लेड डाई नाइट्रेट, ठीक है ना, Pb डाई नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट या लेड डाई नाइट्रेट भी बोलते हैं, डाई नाइट्रेट। अब देखो क्या है, इसको करेंगे लेड नाइट्रेट, बोल दिया हमने। फिर देखो Pb है, तो देखो एक ऑक्सीजन के साथ में क्या बनेगा, PbO, लेड ऑक्साइड। फिर क्या बनेगा, NO3 है, तो एक तो गैस पक्का निकलेगी, वो कौन सी, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर इसमें एक उत्पाद और बनेगा, वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, क्या बनेगी, ऑक्सीजन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब लेड नाइट्रेट का ताप विघटन किया जाता है या ताप पे वियोजन किया जाता है, तो लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो पिछली बार यही प्रश्न आया था 10th में कि ऐसे आया था कि भूरे रंग की ज्वाला के साथ एक
गैस उत्सर्जित होती है तो उस अभिक्रिया को लिखिए, और वो यही अभिक्रिया थी। इसमें भूरे रंग की ज्वाला के साथ कौन निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूरे रंग की ज्वाला के साथ। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 100% इंपॉर्टेंट है कि लेड नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट का ताप विघटन किया जाता है, वियोजन किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब देखो इसमें क्या है, एकल अभिकर्मक है और बदला किसमें? दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक का जब वियोजन किया जाता है तो वह दो या दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, वापस बोल रहा हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। फिर आपके एक FeSO4 का भी है, वो भी आप कर सकते हो, बुक से आप देख सकते हो कि FeSO4 है, ये भी बता देता हूँ, FeSO4। ठीक है, इसका आप उष्मा के ऊपर अपघटन करोगे या वियोजन करोगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी पदार्थ है उसको ज्यादा उष्मा दोगे तो वो टूट जाएगा। जैसे लोहा है, लोहे को ज्यादा उष्मा देने पर एक ताप ऐसा आएगा जिसपे वह पिघल जाता है, पिघल जाता है, ठीक है ना। वैसे ही कोई पदार्थ है वो बना हुआ है, उसको टेम्परेचर दोगे तो वह टूट जाएगा, जिससे वह बना था ना उसमें अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा, तब इसे वियोजन कहते हैं। तो देखो अभी क्या बनेगा इससे, Fe2O3, ठीक है। फिर क्या बनेगा? SO2 और एक बनेगी SO3। ये है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जब आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट की अभिक्रिया या उष्मा में वियोजन किया जाता है तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है। ये है फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गई वियोजन की बात। अब आगे पढ़ते हैं, मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब वियोजन के बाद में कौन सी अभिक्रिया आती है? विस्थापन। इसके इंपोर्टेंट लगा लेना, विस्थापन। अब विस्थापन में तो पहले हम विस्थापन पढ़ेंगे, विस्थापन होता क्या है, फिर द्विविस्थापन, द्विविस्थापन पढ़ेंगे। देखो अब विस्थापन अभिक्रिया मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे उदाहरण है वही दूंगा आपके, जो जो उदाहरण दिए गए हैं। जैसे FeCuSO4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमें पता है जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे के क्रम में लिखा जाता है। और हमें पता भी है सक्रियता श्रेणी क्या होती है, का ना का, काना का यानी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मंगल जी, मंगल जी, काना का मंगल जी। फिर फर्स्ट, ये मेरी ट्रिक बनाई हुई है, फर्स्ट प्राइज हाइड्रोजन, फर्स्ट प्राइज हाइड्रोजन, कॉपर Hg Ag Au। अब देखो कैसे याद करना है, देखो Gg साथ में है और Uu बाहर इनकी रक्षा कर रहे हैं तो देखो Gg साथ में है और U नीचे ऊपर है, तो ऐसे याद कर ले, ठीक है। अब देखो अब मैं पढ़ाने के लिए तो ये भी पढ़ा सकता हूँ कि पोटेशियम सोडियम और लिथियम ऐसी धातुएं होती है जिन्हें चाकू से काटा जाता है क्योंकि सक्रियशील होती है, और जो बीच में धातुएं होती है वो मध्यम क्रियाशील होती है, जो नीचे धातुएं होती है कम क्रियाशील होती है, यानी अर्थात क्रिया ही नहीं करती है वो, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जब वो पाठ आएगा। तो हमें तो क्या चाहिए, अब देखो इसमें विस्थापन अभिक्रिया को आप कैसे याद करोगे, तो देखो Fe क्या बना लेगा, लवण से विस्थापित करेगा, किसको? कॉपर के लवण से,
और खुद बना लेगा FeSO4 और Cu, धातु को अलग कर देगा। तो देखो ये अभिक्रिया हम 7th क्लास में भी पढ़ सकते हैं, उनके है विज्ञान के अंदर। तो ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट, इसे क्या, ये क्या होता है, नीले रंग का। और हमने पढ़ा है 10th में कि नीला होता क्या होता है, CuSO4.5H2 होता है। तो नीला है और ये हरे रंग का बन जाता है, किसका, हरा। ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट भी जिसे हरा कशिश भी बोलते हैं, FeSO4.7H2 होता है। ठीक है, तो ये चीजें। और कभी कभी वो भी बोलते हैं श्वेत कशिश किसे बोलते हैं, तो ZnSO4.7H2 होता है वो भी। तो इसे आप याद कर सकते हो। तो देखो अभी क्या है, ये है अधिक क्रियाशील धातु। ये क्या है, अधिक क्रियाशील। जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना परिभाषा, अधिक क्रियाशील। और ये कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। कम क्रियाशील धातु। और ये इसका हो गया लवण। क्या हो गया, ये हो गया लवण। अब देखो परिभाषा बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। वापस आई रिपीट अगेन, वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है या उसको अलग कर देती है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वापस मेरे साथ बोलोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अब ये भी मोस्ट है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये द्विविस्थापन। द्विविस्थापन एकदम इजी है, आप, मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ो, और जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ वो याद रखो। ठीक है, और अगर आप और भी पढ़ सकते हो तो अपनी किताब से और भी पढ़ सकते हो भाई, और एक दो एग्जाम्पल देखने देख लेना। अब देखो द्विविस्थापन करते हैं। द्विविस्थापन में आप देख सकते हो, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब देखो आपको क्या करना है, द्विविस्थापन में क्या होता है, इनमें तो क्या है, अधिक क्रियाशील धातु करती है कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित। अब इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम प्लस हो गया, इसे माइनस हो गया, फिर बेरियम प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया। इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, देखो Na इसके साथ जाएगा तो NaCl प्लस Ba इसके जाएगा, Ba इसके साथ में जाएगा तो BaSO4। अब देखो क्या बना, नमक बना, सोडियम क्लोराइड बना, बेरियम सल्फेट बना। और ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो इनको आप देखो, प्रतीक मैंने बताए, प्रतीक आप दर्शा लेना कि भाई ये क्या है, बुक से थोड़ा बहुत तो आप भी कर सकते हो। ये AQ, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड भी AQ है, एक्वेटिक फॉर्म में है, जलीय अवस्था में। और ये क्या है, सॉलिड अवस्था में। और ये Na क्या है, एक्वेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो इसकी हम परिभाषा बनाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, देखो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना, आयनों का आदान प्रदान किया जाता है या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब आपके लिए एक काम है, विस्थापन जैसे मैंने ये करके दिखाई आपको, वैसे ही मेरे को आप उत्पाद कमेंट, जो भी कमेंट वगैरह है उसमें आप दे देना।
जैसे मैं आपको ये एक अभिक्रिया देता हूँ, इसका ZnCuSO4, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया सारा कैसे करना आपको, तो इसकी आप यहाँ पे उत्पाद बना के मेरे को बताना। फिर हम आगे चलते हैं, आपके जो भी परिभाषा है या रासायनिक अभिक्रिया हैं उनकी परिभाषाएं करते हैं। अब विस्थापन हो गई है, फिर आगे देखो क्या करते हैं हम, जो भी आपके वियोजन हो गई, विस्थापन हो गई। हाँ, अब देखो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, जैसे ऐसे सीधा नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया काम में ली जाती है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। या कोई श्वेत अवक्षेप दे रहा है तो वह कौन सी अभिक्रिया है, या सिल्वर का श्वेत अवक्षेप के साथ सिल्वर बनती है वह कौन सी अभिक्रिया, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो दो अभिक्रिया है आपकी, एक तो AgCl के साथ और एक है AgBr के साथ, ये दो अभिक्रिया हैं। तो देखो ये दोनों क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये भी किस में होगी, सनलाइट, ठीक है। तो दोनों क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो इसमें तो क्या बनती है, Ag बनती है और इसमें Cl बनता है, और इसमें भी क्या बनता है, Ag बनता है और इसमें Br बनता है। और हमें पता है कोई भी गैस की फॉर्म होती है वो Cl2Br2 यानी द्विपरमाणुक होती है। तो अब देखो हमें क्या करता है कि जो AgCl होती है ना, जब सनलाइट की यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर यानी धातु और क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये अभिक्रिया है, ये जो सिल्वर प्राप्त होती है ये श्वेत अवक्षेप होता है। क्या होता है इसका, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप के साथ बनती है। जबकि AgBr में जो अभिक्रिया होती है इसका उपयोग किस में किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको कि ऐसे कोई समीकरण दे दे और इसका उपयोग पूछ ले तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में याद रखना। लेकिन कंफ्यूज मत होना, Cl है तो ये अभिक्रिया इसमें मत लिख देना, भाई Br है तो Br इसमें होगा तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ठीक है। और Cl होगा तो सूर्य का प्रकाश श्वेत अवक्षेप के साथ सिल्वर बनेगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं, और थोड़ा और अगर इसे करें तो ये दूसरे रंग का होता है, किस रंग का होता है, दूसरे रंग का श्वेत अवक्षेप होता है। अब आगे अभिक्रिया पढ़ते हैं, ये मैंने थोड़ी बहुत बताई क्योंकि आ सकती है लेकिन ज्यादा उनकी संभावना है विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन इनकी। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो द्विविस्थापन आएगी या रेडॉक्स आएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसे आप आराम से समझना क्योंकि एक बार इसे जो समझ जाता है ना तो ये समझ में आएगी, नहीं आएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, मैं एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा। C+O2 CO2, समझ में आ गई। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया से पहले हम चीजें समझेंगे कि उपचयन, उपचयन क्या होता है, उपचयन और अपचयन, ये चीजें आप समझ गए ना तो ये अभिक्रिया आपको आ जाएगी, उपचयन और अपचयन। अब देखो उ तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। मैं पहले इतनी चीज बताऊंगा। अब देखो पहली अभिक्रिया है वो देखो कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ी है ऑक्सीजन, तो क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हमें पता है इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन। तो कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ। तो ये चीजें समझ में आई, यदि कार्बन जुड़ रहा है तो उसका उपचयन हुआ है,
और ऑक्सीकरण हुआ है। और हमें पता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन की बात आती है कि अपचयन क्या है, आप अपचयन को समझो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब देखो दोनों आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है, हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ी है भाई, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ पे उपचयन हुआ है। क्या हुआ हाइड्रोजन का, उपचयन। जबकि ये देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या था, पहले ऑक्सीजन जुड़ी थी लेकिन बाद में इसमें क्या हो गया, विस्थापित हो गई ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का अब उल्टा बनाएंगे हम, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन की कमी। अब देखो ऑक्सीजन की कमी हुई है तो ये अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन। अपचयन समझ में आ गया। देखो कॉपर, कॉपर ऑक्साइड था फिर किस में चेंज हो गया, सिर्फ कॉपर, कॉपर में रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई है, और ऑक्सीजन की कमी होना यानी ऑक्सीजन की कमी होना कौन सी है, अपचयन। अब देखो मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे आपको बनाते हैं, कैसे याद करवाता हूँ। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन, उपचयन, अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यदि और सिंपल करना चाहो तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन, अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है या एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी मेरे साथ बोलो आप कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और है, या तो मैं समझा दूंगा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे विद्यार्थियों की। जैसे ये एक उदाहरण और लेते हैं उपचयन अपचयन का हम। तो मैंने साथ में समझाइए उपचयन अपचयन क्या होता है। एक ये उदाहरण देखो, वेरी मोस्ट है, ये कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड वाला, MnO2, क्योंकि बच्चे सारे क्या है रट के चले जाते हैं कि ये चीजें ये होती है, बस बाद में कुछ समझ में आता नहीं है। MnCl2 2H2O 2H2O प्लस Cl2। अब देखो इसमें क्या है, अब हमें देखना है ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रही है या हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रही है। तो देखो मैं देखता हूँ यहाँ पे ये HCl है, तो HCl में देखो Cl2 यानी Cl2 में तो वृद्धि हो रही है, और HCl है तो HCl का क्या है, अलग हो गया यानी हाइड्रोजन की कमी हुई है यहाँ पे, और कमी होना हमें पता है क्या होता है, अपचयन। भाई सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की कमी होना ही क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे अब Cl के साथ नहीं है तो अपचयन हुआ। फिर देखो Mn के साथ ऑक्सीजन था, ठीक है, Mn के साथ क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीजन की कमी। तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन, सॉरी अपचयन। क्या होगा इसका, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे तो हो रहा है उपचयन, उपचयन। और देखो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अलग से विस्थापित हो जाता है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लोरीन का अपचयन। देखो एक इक्वेशन के अंदर इतनी चीजें आ गई। तो कैसे बताना आपको कि MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, किसमें, MnCl2 में। फिर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl का क्या हो रहा है, HCl में Cl का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है,
HCl में Cl का अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दिया हुआ है, देखो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित हो रहा है, Cl2 में उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जरूरी है भी, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो रही है तो यहाँ पे उपचयित है, उपचयित, ठीक है। फिर क्या है कि MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रही है, तो MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रही है, हमें पता है। फिर क्या है, बस इतना ही दिया हुआ है इसमें, तो आप इतना ही याद रख लेना। फिर देखो आगे पढ़ते हैं, लास्ट एंडिंग पॉइंट आ गया है, संक्षारण। क्या है संक्षारण? अब देखो संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? अब सीधी सी बात है, जैसे मैं 3 चीजें लिखता हूं, नमी, जिसे हम आर्द्रता भी कहते हैं, आर्द्रता, या जो अम्लीय वर्षा होती है जिसमें हमें पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, और जिसे हमें पता 5.6 से जिसकी परास कम होती है वहां पे अम्लीय वर्षा होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नमी, आर्द्रता, अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो इन चीजों के संपर्क में जब कोई वस्तु आती है ना, या वर्षा भी कह सकते, वर्षा हो गई, तो क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या लगता है? जंग, जंग लगता है। जैसे हम कभी कभी खुली हवा में या कोई भी आयरन की चीज है या लोहे की चीज है उसको रख देते हैं, तो कुछ दिनों बाद, 1 महीने 15 दिन बाद में उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है ना, ऐसे बुरी बुरी परत चढ़ जाती है भूरे रंग की, तो उसे जंग लगना कहते हैं। तो हम परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब किसी पदार्थ को या जब किसी वस्तु को नमी, आर्द्रता या अम्लीय वर्षा के संपर्क में लाया जाता है या संपर्क में आती है, तो उस पर एक या वह संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण भी देखो, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग वस्तुओं पे या अलग अलग धातु पे अलग अलग रंग की परत चढ़ती है। जैसे पिछली बार पूछा था चांदी पे, फिर तांबे पे, फिर लोहे पे। तो पिछली बार आपके बोर्ड में चांदी का पूछा था कि चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो वह किसकी परत चढ़ती है? तो वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ये लिख लेना आप, हाइड्रोजन सल्फाइड की परत चढ़ती है, ठीक है। कुछ गलत करके आई थी, हाइड्रोजन सल्फाइड की परत होती है, इसीलिए चांदी क्या हो जाती है, काली हो जाती है। फिर तांबा, तांबे पे कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, और ये होती है हरे रंग की। कैसी होती है भाई? हरे रंग की परत होती है। फिर लोहे पे आयरन ऑक्साइड की Fe2O3, आयरन ऑक्साइड की, और ये किस प्रकार का होता है? भूरे रंग का, भूरे रंग की परत, ठीक है। तो देखो चांदी पे हाइड्रोजन सल्फाइड की, तांबे पे कॉपर कार्बोनेट की। देखो तांबे पे कैसे याद करो, तांबा कॉपर, लोहे पे आयरन तो आयरन ऑक्साइड, तांबा तो कॉपर कार्बोनेट, चांदी तो हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कैसे याद करो, देखो एस का मतलब सल्फर होता है, लेकिन हम कैसे याद करेंगे, एस का मतलब सिल्वर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये चीजें, तो संक्षारण क्या होता है, जब वस्तु को नमी, आर्द्रता या अम्लीय वर्षा के संपर्क में लाया जाता है या संपर्क में आती है, तो उस पे वह वस्तु संक्षारित हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण अलग अलग धातुओं पे अलग अलग प्रकार की परतें चढ़ती है, जैसे चांदी पे हाइड्रोजन सल्फाइड, तांबे पे कॉपर कार्बोनेट, लोहे पे आयरन ऑक्साइड। अब ज्यादा हम नहीं करेंगे, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। संक्षारण से कौन सी चीजें होती है जिन्हें बचाया जा सकता है, यसद लेपन हो गया, फिर ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, एनोडीकरण, वो आगे पढ़ेंगे।
लेकिन मैं चल रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी रिलेटेड से, कोई भी टॉपिक आगे पीछे नहीं है। फिर देखो क्या है, विकृत गंधिता, लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। अब देखो विकृत गंधिता होता क्या है, देखो विकृत नाम में ही पता चल रहा है कोई चीज विकृत, खराब जाना। गंध का मतलब उसमें गंध आना, विकृत मतलब खराब, और गंधिता का मतलब गंध, यानी खराब गंध आने लगती है। जैसे कोई चीज है, सब्जी बनाते हैं, सब्जी को 1 या 2 दिन हम रख देते हैं, नहीं खाते हैं, तो वो क्या है, उसमें थोड़ी क्या है, खट्टी गंध आने लगती है, या उसको खाते हैं तो स्वाद उसका अस्वाद हो जाता है, अजीब सी लगती है, ठीक है। या उस पर क्या है बोलते हैं, फफूंदी आ जाती है कोई चीज पे। तो क्या होती है विकृत गंधिता, क्या है, लंबे समय तक या कुछ समय तक कोई भोज्य पदार्थ को रखा जाता है ना, वो खराब हो जाता है, और उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, क्योंकि उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं, तो चीजें हमें पता है, वसा या घी तेल इनसे ही बनती है। तो देखो विकृत गंधिता में क्या है, वसायुक्त, वसायुक्त या तेलीय सामग्री, तेलीय सामग्री। आप चिप्स वगैरह लाते हो तो उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, उससे अगर ज़्यादा कोई दुकानदार रखता है तो हम जैसे भी लाते हैं तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, और वो बांसने लगती है, गंध में भी परिवर्तन आ जाता है। तो देखो कुछ पदार्थ वसायुक्त या तेलीय सामग्री जो लंबे समय तक क्या होते हैं, लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसका बचाव या उपाय, बचाने के उपाय क्या होते हैं, अचार होता है, अचार में क्या डाला जाता है, अचार को पूरा तेल ऊपर तक तेल में भिगो कर रखा जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर मछली वगैरह होती है तो इनको बचाने के लिए क्या रखा जाता है, नमक वगैरह या नमक का घोल में इनको रखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये 8th के चैप्टर में दिए हुए हैं। लेकिन आपके क्या पूछा है कि जो चिप्स वगैरह होती हैं, चिप्स चिप्स वगैरह में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे कि खराब ना हो चीजें, तो अक्रिय गैस होती है नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन गैस को चिप्स कुरकुरे इनमें भरा जाता है ताकि कोई चीज खराब ना हो। जबकि जो पेप्सी कोका कोला होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीजें थी, मैंने आपको पूरा पाठ करवाया आज। जो भी अच्छा लगा है तो बता देना, और आप बढ़िया से तैयारी करो और इसके नोट्स बना लेना। धन्यवाद।